हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एज ऑफ रोमांटिसिज्म पर एमसीक्यूज़ हम लोग कर रहे हैं। 50 एमसीक्यूज़ अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। 51 जो है द वर्स लाइन, शी गेव मी आइज, शी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स वर इन रेफरेंस टू। ये जो लाइन है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोली है। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये किसके लिए बोली है? रिवर वी, एनिटन वेलन, डोरोथी वर्ड्सवर्थ या फिर एंसेस्ट्रल स्कॉटलैंड। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए बोली है। ये जो लाइन है ये आपको स्पैरो नेस्ट पोयम में देखने को मिलेगी, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज की है। और इस पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक मूविंग ट्रिब्यूट टू ही सिस्टर डोरोथी, अपनी बहन डोरोथी को एक ट्रिब्यूट दिया है। और उन्होंने जो है कोकर माउथ में उनके साथ बिताए हुए अपने बचपन के दिनों को याद किया है। नेक्स्ट है द प्रिल्यूड वाज रिटन इन। जो प्रिल्यूड पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, वो कब लिखी थी उन्होंने? तो वो उन्होंने कंप्लीट की थी 1805 में। और लेकिन जबकि ये पब्लिश हुई थी 1850 में आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद ये मतलब पब्लिश हुई थी, लेकिन कंप्लीट ये 1805 में ही हो गई थी। जो प्रिल्यूड है ये एक ग्रेट रोमांटिक पोयम है। प्रिल्यूड कंप्लीट की गई थी 1805 में और इसकी जो थीम थी द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। ये इसका सब टाइटल भी है, द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। और ये वर्ड्सवर्थ के जो है फॉर्मेटिव मोमेंट्स ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ, वर्ड्सवर्थ ने जो है अपने चाइल्डहुड के जो मूवमेंट रहे हैं, उनके यूथ के जो मूवमेंट रहे हैं, उन सबको इसमें एक्सप्रेस किया है। ए वॉयलेट बाय ए मोसी स्टोन हाफ इडन फ्रॉम द आई इज ए क्योट फ्रॉम द। ये क्योट आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ए वॉयलेट बाय ए मोसी स्टोन हाफ इडन फ्रॉम द आई। तो ये जो है ल्यूसी पोएम्स में है। ल्यूसी पोएम्स में उन्होंने 5 पोएम्स लिखी थी। ल्यूसी सीरीज़ में जो है 5 पोएम्स उनकी आती है। उन्हीं में से एक पोएम है सी ड्वेल्ट अमोंग द अनट्रोडन वेज, और उसी में जो है ये लाइन देखने को मिलेगी कि ए वॉयलेट बाय ए मोसी स्टोन हाफ इडन फ्रॉम द आई। वर्ड्सवर्थ पोएम्स मोस्टली डील विद। वर्ड्सवर्थ की जो पोएम होती थी उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? पॉलिटिक्स, सिटी लाइफ, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ या फिर रेवोल्यूशन। तो वर्ड्सवर्थ की पोएम में हमें हम्बल और रस्टिक लाइफ देखने को मिलती है। वो उन्होंने जो है मोस्टली जो पोएम लिखी है वो नेचर पर ही लिखी हैं। वर्ड्सवर्थ का जो चाइल्डहुड था वो भी जो है नेचर की लैप में ही बीता था, और उनकी इसलिए जो है उनकी पोएम मोस्टली हम्बल और रस्टिक लाइफ से डील करती है। वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रेजिडेंट एट। वर्ड्सवर्थ जो है अपनी डेथ से पहले कहाँ पर रेजिडेंट हुए थे, कहाँ पर वो रहते थे? तो वो रहते थे रैडल माउंट में, और वहीं पर जो है उनकी डेथ हुई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है एक 1813 में जो है वो अपनी फैमिली के साथ रैडल माउंट में मूव कर गए थे, और उन्होंने वहीं पर रहना जो है अपना शुरू कर दिया था, और अपने जो है बचे हुए दिन उन्होंने वहीं पर गुजारे थे। वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे क्या है? टिंटन एबे जो है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ जो है इसमें स्पीकर हैं, और जो इमेजनरी लिसनर है इसमें या फिर एक लिसनर जो है वो है डोरोथी, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। टिंटन एबे जो है द पोइट इज स्पीकर टू एड्रेसिंग ए लिसनर हु नेवर स्पीक्स बट इज़ रेफर टू, यानी कि जो कभी बोलता नहीं है। डोरोथी वर्ड्सवर्थ इसमें कोई भी लाइन नहीं बोलती, लेकिन डोरोथी वर्ड्सवर्थ को जो है विलियम वर्ड्सवर्थ रेफर कर रहे हैं। और इसका जो फुल टाइटल है वो है लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबोव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग ए टूर 13 जुलाई 1798। ये जो है इसका फुल टाइटल है। इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वाज रिटन। 1805 में जो है वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम लिखी गई थी? 1805 में उन्होंने जो पोएम लिखी थी दैट वाज द प्रिल्यूड। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है 1798 में स्टार्ट की थी ये लिखनी, राइटिंग ए ग्रेट फिलोसफिकल एंड एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। जो प्रिल्यूड है ये उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, और 1798 में जो है उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था, और द प्रिल्यूड कंप्लीट हुई थी 1805 में। 1805 में कंप्लीट हुई थी। हालांकि 1805 में कंप्लीट हो गई थी, लेकिन बाद में ये 1850 में पोस्ट्यूमसली, पोस्ट्यूमसली का मतलब होता है जब किसी की राइटर की, किसी की पोइट की डेथ हो जाती है तो उसके बाद पब्लिश होना। तो 1850 में ये पब्लिश हुई थी जब उनके राइटर की डेथ हो गई थी, और इसमें जो है 14 बुक्स हैं। द प्रिल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज पार्ट ऑफ ए वास्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड। वर्ड्सवर्थ एक्चुअली एक बहुत बड़ा वर्क लिखने की कोशिश कर रहे थे, जिसके उन्होंने पार्ट रखे थे द प्रिल्यूड को, और एक उन्होंने रखा था एक्सकर्शन को। द एक्सकर्शन भी जो है उसी का एक पार्ट था, प्रिल्यूड भी उसी का एक पार्ट था। तो वो जो है वो था द रिक्लूज। हालांकि ये उनका कंप्लीट नहीं हुआ था।
द रिक्लूस के नाम से उन्होंने एक वास्ट पोइट्री वर्क लिखना स्टार्ट किया था, और द प्रिल्यूड भी जो है इसका इंट्रोड्यूस था टू अबोव बिकम सो इम्पोर्टेंट दैट अल्टीमेटली इट रिप्लेस द फॉर्मर टाइटल फॉर द होल वर्क फॉर वर्ड्सवर्थ वर्कड एट इट फॉर मोस्ट ऑफ हिज लॉन्ग लाइफ। यानी कि उन्होंने जो है पूरे जीवन लिखते रहे वो द रिक्लूस, लेकिन रिक्लूस उनकी पूरी नहीं हुई थी। विच ऑफ दिस ट्रैवल पोएम्स बिलोंग टू वर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन सी ट्रैवल पोएम्स है जो वर्ड्सवर्थ से बिलोंग करती है? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, sketches of the natural, civil and political state of Switzerland, sketches of nature, a vivid sketch and picture of our time। तो वो है descriptive sketches। लिरिकल बैलेट्स अपेयर्ड विद, लिरिकल बैलेट्स जो है अपेयर हुई थी, तो उसमें जो है टोटल 24 पोएम्स थी, जिसमें से जो है 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, और सॉरी उसमें 23 पोएम थी और 19 जो है वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, और जो 4 है वो कोलरिज ने लिखी थी। तो ये है डी, 4 पोएम्स बाय कोलरिज एंड 19 बाय वर्ड्सवर्थ। तो टोटल जो है 23 पोएम्स थी। विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए वर्क बाय जॉन कीट्स, इनमें से कौन सा वर्क है जो जॉन कीट्स का नहीं है? और टू ओटोमन, टू नाइट, इसाबेला या द पोइट ऑफ बैसिल। तो जो टू नाइट है वो जॉन कीट्स का वर्क नहीं है। जो टू नाइट है वो पीबी शैले का वर्क है। एफ स्कॉट फिट्जरलैंड was a great admirer of the poetry of John Keats, so much that he named one of his novels with a line from one of the poem of Keats. Which poem was it? जो एफ स्कॉट फिट्जरलैंड थे वो एक ग्रेट एडमायर थे जॉन कीट्स के। जॉन कीट्स की पोइट्री उन्हें बहुत पसंद आती थी, और उन्हें इतनी पसंद वो जो है जॉन कीट्स की पोइट्री आई थी कि उन्होंने अपने एक नॉवेल का नाम ही जो है जॉन कीट की एक पोएम की एक लाइन को दिया था। तो वो पोएम कौन थी? तो वो थी ओ टू ए नाइटिंगेल। ओ टू ए नाइटिंगेल जो है टेंडर इज़ द नाइट, टेंडर इज़ द नाइट जो है उनके नॉवेल का नाम था, जो कि उनका 4th और फाइनल कंप्लीटेड नॉवल था। और राइट ए लाइन फ्रॉम ओ टू ए नाइटिंगेल, ओ टू ए नाइटिंगेल से ये लाइन ली गई थी, टेंडर इज़ द नाइट। विच ऑफ द जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम, जॉन कीट की सबसे पहली पोएम कौन सी थी? मैग मैरिल्स, ऑन ए लुकिंग एट चैपमैन्स ओमर, एंडीमियन या व्हेन आई हैव फियर्स। तो जॉन कीट्स की जो सबसे फर्स्ट पोएम थी डेट वाज ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स होमर। ये एक फेमस सोनेट है, और ये अक्टूबर 1816 में लिखा गया था, और ये पहले बार पब्लिश हुआ था इन द एग्जामिनर 1 दिसंबर 1816 को। एंडीमियन बाय कीट्स इज द स्टोरी ऑफ ए यंग शेफर्ड लव्ड बाय द मून गॉडेस। कीट्स टुक द स्टोरी फ्रॉम एंडीमियन जो है कीट की जो पोएम है उसमें उन्होंने एक यंग शेफर्ड की स्टोरी को दिखाया है, जिसको कि मून गॉडेस प्यार करती है। तो ये कीट्स ने कहाँ से ली है ये स्टोरी? तो ये उन्होंने ग्रीक माइथोलॉजी से ली है। एंडीमियन जो है एक एपिक पोएम है, और ये पोएम कीट्स ने जो है ग्रीक मैथोलॉजी के ऊपर लिखी थी। द सेफर्ड बिलोव्ड बाय द मून गॉडेस सेलेन, जो मून गॉडेस सेलेन है वो सेफर्ड को प्यार करती है। एंडीमियन जो है पहली बार 1818 में पब्लिश हुई थी, और इसकी जो स्टार्टिंग की लाइन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये राइमिंग कपलेट्स में लिखी गई थी आयम्बिक पेंटामीटर में। विच रोमांटिक नॉवेल इज चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब ने इनमें से कौन सा रोमांटिक नॉवेल लिखा है? क्लोस्टर लेन, रोजामंड ग्रे, एब्सेंटी या क्रैनफोर्ड। तो डेट वाज रोजामंड ग्रे। रोजामंड ग्रे जो है एक शॉर्ट रोमांटिक नॉवेल है, और रोम रोट दिस मिडली सक्सेसफुल पीरियड पीस आफ्टर ट्राइंग हिज हैंड एट पोएट्री। यानी कि चार्ल्स लैम्ब ने पहले पोएट्री लिखी थी, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने ये एक सक्सेसफुली पीस लिखा था, यानी कि नॉवेल लिखा था। ये एक स्टोरी है एक यंग मैन की जिसका नाम था एलन क्लेयर, जो कि रोजामंड ग्रे से प्यार करता है, लेकिन जो उनकी रिलेशनशिप थी कम्स टू नथिंग बिकॉज ऑफ द सडन डेथ ऑफ मिस ग्रे, क्योंकि मिस ग्रे की जो है अचानक डेथ हो जाती है, तो उनकी जो रिलेशनशिप थी वो ख़त्म हो जाती है, उसे कोई भी जो है मतलब कुछ नहीं होता। Mrs. Battle's opinion on Beast is an essay that has delighted generation of readers. We find it in जो ये मिसेस बैटल्स ओपिनियन ऑन वीस्ट है, ये रीडर्स को जो है डिलाइट करता है, मतलब खुशी देता है। तो ये जो है हमें कहाँ देखने को मिलेगा? एसे ऑफ इलिया में, कन्फेशन बाय डे क्वेंसी, इमेजनरी कन्वर्सेशन बाय W.S. लैंडोर या एसेज बाय हैजलिट। तो ये जो ऐसे है ये चार्ल्स लैम्ब का ऐसे है, तो ये हमें जो है ऐसे ऑफ इलिया में देखने को मिलता है। ये एसे ऑफ इलिया में चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। एसे ऑफ इलिया चार्ल्स लैम्ब का एक कलेक्शन है। 1823 में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था, और लास्ट ऐसे जो आया था वो 1833 में आया था।
लैम्स essay of Ilia was written 1820 to 1823. When were the last essay of Ilia written? लास्ट essay of Ilia जो कब लिखा गया था? तो 1833 में। Charles Lamb's literary reputation rests upon his familiar essays, also known as essays of Ilia. वो जो essays लिखे थे वो familiar essays लिखा करते थे, और essay of Ilia जो है उनका बहुत फेमस हुआ था। उसका सेकंड वॉल्यूम या फिर आप कह सकते हो द लास्ट essay of Ilia 1833 में आया था। Apart from Tales from Shakespeare, Lamb's work from children only includes टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर को छोड़कर लैम का जो वर्क है चिल्ड्रन के बच्चों के लिए ओनली इंक्लूड्स, वो कौन सा है? स्पेसिमैन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, ये तो हो ही नहीं सकता। ड्रीम चिल्ड्रन, ये भी नहीं है। चाइल्ड हैरोल्ड, ये भी नहीं है। द एडवेंचर ऑफ यूलाइसिस, ये है। द एडवेंचर ऑफ यूलाइसिस एक इंडिपेंडेंट वर्क है चार्ल्स लैम का विच इज़ मीन्ट फॉर चिल्ड्रन। ही रोट इट विदाउट द कोलेब्रेशन ऑफ हर सिस्टर। चार्ल्स लैम ने जो मोस्टली वर्क लिखे हैं वो अपनी सिस्टर के साथ कोलैबोरेशन में लिखे हैं, लेकिन ये जो है उनका विदाउट कोलैबोरेशन था। और ड्रीम ऐसे जो है एक ऐसे है चार्ल्स लैम का, ड्रीम चिल्ड्रन सॉरी, और ये बच्चों के लिए नहीं बना है। जो ड्रीम चिल्ड्रन नाम आया है इसमें, लेकिन ये बच्चों के लिए नहीं है। ये उनकी पर्सनल फीलिंग पर जो है बेस्ड है, क्योंकि उन्होंने कभी शादी नहीं की थी, वो कभी जो है किसी बच्चे के फादर नहीं बने थे, तो इसीलिए जो है उन्होंने अपने ऐसे को ये नाम दिया था। और जो इंग्लिश स्पेसिमैन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स है हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, ये 1808 में आया था, और ये भी जो है बच्चों के लिए नहीं बना है। चाइल्ड हैरोल्ड भी एक पोएम है कलेक्शन का, जो कि लॉर्ड बायरन ने लिखी है। वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड वाज कंप्लीटेड इन, वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है प्रिल्यूड, वो कौन से ईयर में कंप्लीट हुई थी? तो वो कंप्लीट हुई थी 1805 में। विच ऑफ दीज वाज रिटन बाय शैले, इनमें से कौन सी जो वर्क है जो कि शैले ने लिखा है? द फोर एजिस पोएट्री, डिफेंस ऑफ पोएजी, डिफेंस ऑफ पोएट्री, पोएट्री एंड एनार्की। तो पीवी शैले ने लिखा है डिफेंस ऑफ पोएट्री। डिफेंस ऑफ पोएट्री जो है एक ऐसे है पीवी शैले का, 1821 में ये लिखा गया है, और ये फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था पोस्ट्यूमसली 1840 में। 1840 में जो है ये पोस्ट्यूमसली पब्लिश्ड हुआ था। प्रोमेथियस अनबाउंड इज ए, प्रोमेथियस अनबाउंड क्या है? तो प्रोमेथियस अनबाउंड जो है ये एक लिरिकल ड्रामा है। सेलिस एडोनिस इज ए थ्रेनोडी बिवेलिंग द डेथ ऑफ, शैले ने जो एक वर्क लिखा है एडोनिस, तो एडोनिस जो है उन्होंने किसकी डेथ के ऊपर लिखा है? तो वो उन्होंने लिखा है जॉन कीट्स की डेथ के ऊपर। शैले की जो एडोनिस है वो एक थ्रेनोडी है, जो कि उनके क्लोज फ्रेंड और फेलो पोइट जॉन कीट्स की डेथ को बताती है, जो कि रोम में मर गए थे ट्यूबरकुलोसिस से, और केवल 26 ईयर के वो थे। ये एक एलेजी है ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, और ये लिखी गई थी 1821 के स्प्रिंग में, और फर्स्ट पब्लिश ये हुई थी जुलाई 1821 में। टू सम ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज ही अपीयर्ड एज ए मेंबर ऑफ द कुकनी स्कूल ऑफ पोएट्री। हु इज़ ही? कुकनी स्कूल ऑफ पोएट्री जो है किसको कहा गया था? तो कुकनी स्कूल ऑफ पोएट्री कहा गया था जॉन कीट्स को। जॉन कीट्स के साथ जो है इसमें और भी मेंबर्स थे। कीट्स जो है अपने कंटेम्प्रेरी के साथ कुकनी स्कूल ऑफ पोएट्री में अपेयर्ड हुए थे, मतलब उन्हें बोला गया था। कुकनी स्कूल एक टर्म है जो कि ब्लैकवुड मैगजीन में दी गई थी 1817 में, और इनका जो प्राइमरी टारगेट था वो थे ली हंट, लेकिन बाद में उन्होंने जॉन कीट्स और विलियम हैजलिट को भी इसमें इंक्लूड कर दिया था। कीट्स पोएट्री इज एबेडेंटली एंड एन्चेंटिंगली सेंसुअस, ये लाइन किसने बोला है कि जो कीट की पोएट्री है वो एब्यूडेंटली और एन्चेंटिंगली जो है बिल्कुल मतलब सेंसुअस है? तो ये जो है कमेंट जॉन कीट्स के ऊपर किया था मैथ्यू आर्नोल्ड ने। मैथ्यू आर्नोल्ड ने उन्हें ये बात कही थी। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम हिट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलिंग इन सम शेडी हॉन्ट अमोंग अरेबियन सैंड्स वेयर फ्रॉम द अबव क्वोटेड लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये जो लाइन है ये आपको कहाँ देखने को मिलती है कि कोई भी नाइटिंगेल ने जो है इतने अच्छे से चैंट नहीं किया होगा, इतना अच्छा नहीं गाया होगा? तो ये जो है आपको देखने को मिलेगी सोलिटरी रीपर में। सोलिटरी रीपर विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गई एक पोयम है। द टर्म ऐसे इज डेरिवेटेड ऑफ द फ्रेंच रूट एसेई विच मीन्स, जो ऐसे टर्म है ये फ्रेंच रूट एसेई से ली गई है, जिसका मतलब होता है टू एक्स टू ट्राई यानी कि कोशिश करना। ऐसे जो है मिडल इंग्लिश बाय वे ऑफ मिडल इंग्लिश फ्रॉम द मिडल फ्रेंच ऐसे से ली गई है ये। द फ्रेंच
वर्ड इटसेल्फ डिराइव्ड फ्रॉम द लेट लैटिन एक्सिगियम, और जो ये फ्रेंच वर्ड है ये लैटिन वर्ड एक्सिगियम से लिया गया है। और ऐसे जो है फ्रेंच इन्फिनेटिव एसियर विच मीन्स टू ट्राई और टू अटेम्प्ट, जिसका मतलब होता है कोशिश करना, टू ट्राई और टू अटेम्प्ट।